हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सतपुड़ा आईटीआई के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, हम परमाणु संरचना के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कणों के विषय में पढ़ा था कि परमाणु की रचना किन कणों से होती है। तो परमाणु की रचना जो हमने कल पढ़ी थी उसके विषय में हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि परमाणु किन कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु मिलकर बना होता है बेटा 3 कणों से। कौन कौन से कणों से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण होता है। कल हमने देखा था कल की क्लास में कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन कैसा कण होता है? तो प्रोटॉन को हम कह सकते हैं कि यह कैसा कण होता है? धनावेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? तो न्यूट्रॉन को हम कहते हैं कि यह एक उदासीन कण होता है, अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। इनके आवेश के विषय में हमने कल देखा था। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। प्रोटॉन पर हमने देखा था, तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन कैसा आवेश होता है? यह धनात्मक आवेश यह पाया जाता है। अब न्यूट्रॉन पे क्या आवेश होता है बेटा? तो न्यूट्रॉन पे आवेश क्या पाया जाता है? शून्य आवेश इस पर पाया जाता है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना के विषय में, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? परमाणु की संरचना के विषय में कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है। हम एक बेसिक इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु की संरचना होती है सौर मंडल के समान। जैसा हमारा सौर मंडल होता है वैसे ही हमारी परमाणु की संरचना होती है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य पाया जाता है और परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। नाभिक जो बना हुआ होता है, नाभिक किन कणों से मिलकर बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक बना होता है। और जैसे सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं अलग अलग कक्षाओं में, वैसे ही अलग अलग कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। दोनों में फर्क क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे ग्रह है, ग्रह एक कक्षा में एक ही चक्कर लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अलग अलग कोषों के हिसाब से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो हमारे कोष होते हैं, ये कोष कितने भागों में डिवाइड होते हैं? इन कोषों को दर्शाया जाता है बेटा 4 नाम से। क्या क्या? K, L, M और N। इनसे हम कोषों को डिनोट करते हैं। K जो हमारे पास कोष है, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की हम संख्या देख लेते हैं कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो यदि K कोष की बात करें, अर्थात K क्या होता है? हमारा पहला कोष, ठीक है। ये हमारा पहला कोष है। इसे हम किससे दर्शाते हैं? K से। दूसरा कोष किस अक्षर से दर्शाया जाता है? L से। तीसरा कोष आपका किस अक्षर से दर्शाया जाएगा? M से। और जो आपका चौथा कोष होता है, इसे आप किस अक्षर से दर्शाएंगे? N से हम इन्हें दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा? अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कितने? 8। तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 और चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 रह सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे कोष है, कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हमारे उपस्थित हैं, इन कोषों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कोष के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? कोष के अंदर पाए जाते हैं उपकोष। इन उपकोषों में ही हमारे इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। अब उपकोष कैसे पाए जाते हैं? तो देखिए, K के अंदर पाया जाता है सिर्फ S उपकोष। उपकोष कितने प्रकार के हैं यदि हम बात करें? तो 4 प्रकार के होते हैं। S, P, D और F नाम से हमारे उपकोष लिखे जाते हैं। तो K जो हमारे पास नंबर है, जो पहला कोष है, इसके अंदर केवल S उपकोष पाया जाएगा। सेकंड जो हमारे पास कोष है L, इसमें कैसे पाए जाएंगे? एक S पाया जाएगा और एक P पाया जाएगा। M में क्या क्या पाए जाते हैं? तो S, P और D हमारे पास पाया जाता है। और N में क्या पाया जाता है? S, P, D और F, चारों उपकोष हमारे पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास उपकोष है, इन उपकोषों में भी इलेक्ट्रॉन की एक सीमा होती है। इन उपकोषों में भी इलेक्ट्रॉन की एक सीमा होती है। देखिए, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, पहला कोष है। यहाँ पे हम 2s और 2p लिख सकते हैं क्योंकि ये दूसरा कोष है। इसके बाद में यहाँ पे हम M हमारा तीसरा कोष है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3s, 3p और 3d यहाँ पे लिखा जा सकता है। ऐसे यदि हम चौथे कोष की बात करें तो क्या होगा? 4s, 4p, 4d और क्या पाया जाता है बेटा? 4f यहाँ पे पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी उपकोषों के विषय में। अब हम देखते हैं कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। तो यदि हम पहले उपकोष की बात करें, उपकोष और अधिकतम इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। उपकोष और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की यदि हम बात करें तो S उपकोष है, P उपकोष है, D उपकोष है और F उपकोष है। तो S उपकोष में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 2। P में कितने रह सकते हैं? 6, 8 में, D में 10 और F में कितने रह सकते हैं? अधिकतम 14। तो देखिए ये उपकोषों में इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ इस क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। S में अधिकतम हमारे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, उसके बाद P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10 और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 14। अब इसके आधार पे यदि हम किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने की कोशिश करें तो चलिए हम इसको करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करेंगे। आई होप आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक सबसे सिंपल परमाणु लेते हैं, सभी लोग जानते हैं सोडियम। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। अब हमें इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरना है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे। जब परमाणु की रचना प्रारंभ होगी तो नाभिक के बाद जो पहला कोश बनेगा उस कोश को हम क्या कहते हैं? के। तो पहला जो कोश बनेगा इसमें के, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? के में अकेला क्या आता है? 1s और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। तो हमने यहां पर s में भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह गए? 11 थे, 2 हमने भर दिया, अब बचे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम चलेंगे किसके पास? दूसरे कोश के पास। दूसरा कोश क्या होता है हमारा? L होता है। और L में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम तो देखिए क्या है इसमें? 2s और 2p है, तो हम भरते हैं 2s में। 2s में अधिकतम s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p है तो 2p में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4, 6 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिया और दूसरा कोश भी हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हम तीसरे कोश की तरफ चलते हैं। तो तीसरा कोश क्या आता है हमारा? M। तो M में कितना है हमारे पास? 3s, 3p और 3d। हमें भरना कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है। तो जो हमारे पास तीसरा कोश है इसका पहला उपकोश हम लेते हैं तो क्या आएगा? 3s और हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो अब हम यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये जो क्रम हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनों को जो हमने भरा हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ इसी तरीके से हम सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें क्या क्या चीजें पता चलेगी? तो यहां से हम देखेंगे कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है अर्थात धनावेश बना सकता है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है अर्थात ऋणावेश को बना सकता है, या परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंध का निर्माण कर सकता है। तो यहां से हम जानेंगे कि किसी भी परमाणु के पास आवेश कितना होता है या कैसे उसके पास आवेश की उत्पत्ति होती है। तो चलिए हम देखते हैं। यहां पर यदि हम सोडियम की ही बात करें तो देखिए इसका पहला कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, दूसरा कोश यहाँ पे पूर्ण भरा हुआ है, लेकिन जो तीसरा कोश है यहाँ पे 3s बनाया, इसके बाद हमारे पास 3p के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d के लिए भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो जो सबसे बाह्यतम कोश होता है, सबसे बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे कि बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहलाते हैं? उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहा जाता है। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बंध बनाने में भागीदार होते हैं। कोई परमाणु किसी परमाणु के साथ जुड़ता है तो यही क्या करते हैं? बंध का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से यदि हम आवेश की बात करें तो देखिए बेटा, जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, होना कितने चाहिए था? 10 और 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। तो 18 तो है नहीं, यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए कि हमारे पास बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और हम चाहते हैं कि हमारा जो बाहरी कोश हो वह पूर्ण रूप से क्या हो? स्थायी हो। स्थायी होने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है जिसमें से केवल एक ही है, मतलब 17 स्थान क्या है? यहाँ पे खाली है। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए। बाहरी कोश को पूरा करने के लिए या तो ये 17 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 17 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो यहां से आसान क्या पड़ेगा? 17 इलेक्ट्रॉनों को लेके आने से आसान है कि जो सबसे बाहरी कोश है उसको ये त्याग दे। तो यहां पर ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और जब भी कोई परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है
या किसी को दे देता है तो उसके ऊपर क्या आता है, धनावेश आता है, और यदि किसी के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, ऋणावेश आता है। तो सोडियम क्या करता है, अपने जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन है इसे त्याग देता है। तो इसके पास क्या बचेगा, अब केवल शुरुआत का L के वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसके बाद जो L कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2s2 और 2p6 बचेगा। और जो तीसरा कोष होगा यहाँ पे M जो होगा ये क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। तो इसका जो बाहरी कोष बचा, अब देखेंगे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पूर्ण रूप से भरा हुआ दिख रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करेगा, धन आयन का निर्माण करेगा। क्यों करेगा, ताकि ये स्थिर हो जाए, इलेक्ट्रॉन को ये दान कर सकता है। ऐसे ही यदि हम क्लोरीन की बात करें तो देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 17, अर्थात इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखें तो क्या आएगा, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 और 6 8, फिर तीसरे कोष का निर्माण होगा। तो तीसरे कोष में क्या होगा, 3s2 और 3p5 होगा। अब देखिए इसके पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहरी कोष में यदि s और p की बात करें, d को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करें तो s और p में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो ये क्या करेगा, ये जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसको ये ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करेगा तो क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। और जब ये ग्रहण कर लेगा तो देखिए क्या होगा, इसका जो कोष बनेगा 2p6, यहाँ पे 3s2 और 3p6 हो जाएगा। तो सबसे बाहरी कोष तीसरा है, इसमें हमने केवल 2 उपकोष बनाए। तो 2 उपकोष जो बने हैं s और p, ये क्या है, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। जब ये पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो क्या होगा, क्लोरीन माइनस आयन का निर्माण हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या बनाएगा, हमेशा ऋण आयन को यह बनाएगा। तो ये हुआ हमारे पास कि किसी भी परमाणु पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आवेश उत्पन्न होने के लिए किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आवश्यक होता है। अब हम इसी से संबंधित 2 शब्दों के विषय में जानेंगे कि वे किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, वे किन चीजों को दर्शाते हैं। 2 शब्द जो हमारे पास काफी ज्यादा उपयोग में आते हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। इनके विषय में हम लोग देखते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि परमाणु का क्रमांक क्या होता है। तो देखो बेटा, परमाणु को जितने भी परमाणु इस पृथ्वी पे पाए गए हैं या जितने भी परमाणु हमारे पास हैं, सभी के सभी तत्वों के परमाणु हैं। तो जितने तत्व इस प्रकृति में उपस्थित हैं या पृथ्वी पर उपस्थित हैं, टोटल जो हमारे पास तत्व हैं वे कितने हैं, तो तत्वों की संख्या है हमारे पास 118। इन 118 तत्वों को एक सारणी के रूप में जमाया गया है, एक सारणी के रूप में जमाया गया है, जिस सारणी को हम क्या कहते हैं, आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में सारे 118 तत्व जमाए गए हैं और इन्हें जमाने का आधार क्या है बेटा, इन्हें जमाने का आधार क्या है, बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कहते हैं, बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इन्हें जमाया गया है। पहला तत्व है हाइड्रोजन, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लास्ट के जो तत्व हैं उसमें हम ऑग्नेशियम वगैरह को ले सकते हैं, जिनके पास 117 118 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इन्हें जमाया गया है। और जो किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वही उसका क्या कहलाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस तत्व का परमाणु क्रमांक उसे कहा जाता है। तो किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी तत्व के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तत्व के एक परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाएगी, हमारी परमाणु क्रमांक कहलाएगी। अब देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। क्योंकि हमारा परमाणु कैसा होता है, परमाणु हमेशा क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, उसके पास कुछ भी आवेश नहीं होता, उसके ऊपर टोटल आवेश 0 होता है, कुल आवेश उसका हमेशा 0 होता है। लेकिन अंदर के कण तो धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं। तो ये संख्याएं कब 0 हो सकती है, जब धनावेश की संख्या ऋणावेश के बराबर हो। तो यहां पर क्या होगा कि जो परमाणु हमारा होगा, परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसीलिए हम परमाणु क्रमांक को क्या लिख सकते हैं कि यदि उदासीन अवस्था में परमाणु है तो क्या लिख सकते हैं, Z बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, या हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या।
दोनों लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं परमाणु क्रमांक, क्योंकि दोनों चीजें बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए परमाणु क्रमांक का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या हम ले सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप किस अवस्था में लेंगे, जब आपका परमाणु क्या हो, उदासीन अवस्था में हो। जब परमाणु क्या हो, उदासीन अवस्था में हो, मतलब उसके ऊपर जो आवेश हो, आवेश नहीं हो, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं हो। जैसे यदि हम बात करें, देखिए सोडियम की यदि हम बात करते हैं तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। लेकिन जब सोडियम धनायन बनाता है, Na+ बनाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक त्याग चुका है, तो कितना हो जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ऐसा नहीं है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसका परमाणु क्रमांक 10 हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक अभी भी 11 है। कैसे निकालेंगे, 10 तो इसके पास अभी उपस्थित है और एक ये त्याग चुका है, प्लस लगा हुआ है मतलब 1+ है। यदि इससे ज्यादा धनावेश बढ़ते हैं तो उसको हम 2+ या 2 बार प्लस लगा के लिखते हैं, या माइनस होता है तो एक सिंगल 2- लिख सकते हैं, या 2 बार हम माइनस को लगा के आवेश को प्रदर्शित करते हैं। तो यदि धनावेश है, प्लस लगा हुआ है, तो आपको +1 करना है, इलेक्ट्रॉन फिर 11 आएंगे। यदि आपके पास जैसे क्लोरीन का 17 है, इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से उपस्थित है। माइनस का मतलब क्या होगा कि इसने किसी के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक माइनस लगा मतलब 1। तो अब Cl- के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। चलिए इससे संबंधित हम कुछ चीजें और देख लेते हैं कि तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें किस तरीके से ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। मैं कुछ तत्व साथ ही साथ में उनके परमाणु क्रमांक भी लिख देता हूं, उसके बाद आप लिखेंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे हमारे पास कुछ परमाणु हैं और हम इनमें निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला ही मैं आपको दे देता हूं, Na+ है, ऑक्सीजन है 2-, इसका 11, इसका होता है 8। इसके बाद नाइट्रोजन दे देता हूं मैं आपको 3-, इसका परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, ठीक है। तो ये कुछ तत्व मैंने लिखा, F लिखा मैंने, माइनस लिख दिया, ठीक है। मैग्नीशियम $+, ये मेरे पास कुछ ऐसे परमाणु लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे सोडियम मेरे पास दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास, Na+ आयन बचा हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, Na+ आयन। और जो नीचे लिखी हुई संख्याएं हैं वह क्या दर्शाती है, परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। परमाणु क्रमांक को दर्शाती है, इस कारण हम कह सकते हैं कि सोडियम क्या है, सोडियम क्या है बेटा, 11। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 11 थे। आधार ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये किसको दर्शाता है, परमाणु क्रमांक को। क्या है ये नीचे लिखा हुआ है जो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसकी गणना हम कैसे करेंगे, देखिए 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। मूल रूप से सोडियम का परमाणु जब Na होता है, खाली सोडियम होता है, कोई भी आवेश इसके पास उपस्थित नहीं होता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। लेकिन इसके पास लगा हुआ है धनावेश, धनावेश लगा हुआ है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, सिंगल धनावेश है मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो Na+ के पास अभी करंट में प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित हैं। सेकंड वाला देखते हैं, ऑक्सीजन है 8, इसका परमाणु क्रमांक है और इसके ऊपर $- हमने लगाया हुआ है, 2 बार माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसके पास प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, लेकिन यहाँ पे कितने माइनस लगे हुए हैं, 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब क्या होगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया हुआ है, किसी के 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया हुआ है, मतलब इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अगला देखते हैं हम नाइट्रोजन के विषय में। नाइट्रोजन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 3-। 3- का मतलब क्या होगा कि इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया हुआ है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो चुके हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पर सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो क्या मैं इन्हें समान इलेक्ट्रॉन वाले बोल सकता हूं, तो ये जो तीनों तत्व होंगे ये क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व इन्हें हम कह सकते हैं, या परमाणु, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हम इन्हें कह सकते हैं। परमाणु शब्द ज्यादा उचित रहेगा, तो सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए हैं। इसके अलावा यदि हम और किसी तत्व की बात करें,
जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं, F माइनस लगा हुआ है, तो देखिए F माइनस में कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन है इसके पास पहले से, 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से हैं, और सिंगल एक माइनस इसके पास लगा हुआ है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी क्या हो गया है, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व हो गया है। अब इसके अलावा यदि हम इसकी बात करें किसकी, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के लिए यदि हम देखते हैं, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 12। मतलब इसके पास कितने हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, देखो पहले कितने होना चाहिए था, यदि Mg अकेला होता, सिंगल यदि सिर्फ Mg होता बिना आवेश का, तो 12 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इसके ऊपर 2 प्लस लगा हुआ है। 2 प्लस यदि लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चले गए तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। प्रारंभ में कितने थे, 12। तो कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं कि अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन जब हम ज्ञात कर लेंगे तो यहां से देखिए हमें आवेश भी दिख रहा है सभी के ऊपर लगा हुआ, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन के आदान और प्रदान के कारण हमारा आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? यदि क्लियर हुआ तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं परमाणु क्रमांक। हम समझ चुके हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, तो परमाणु क्रमांक हमें क्या बताता है कि उस तत्व के पास कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसी से संबंधित हम दूसरी चीज देखते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि परमाणु का भार क्या होता है। परमाणु का जो भार होता है वह भार क्या होता है, किसी भी परमाणु के भार में हम किन किन कणों को शामिल करते हैं, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो देखिए परमाणु का जो भार होता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो 3 कण पाए जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यह नगण्य होता है, बाकी कणों की अपेक्षा बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी के जितने भी कण होंगे, ठीक है, बाकी के जितने भी कण होंगे उन कणों की संख्या, अर्थात नाभिक में उपस्थित कणों की संख्या, नाभिक में उपस्थित कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु का भार कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित कणों की संख्या को परमाणु का भार कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा, नाभिक में उपस्थित कणों की संख्या को परमाणु भार कहा जाता है। अब देखिए नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, तो इसे प्रेजेंट करेंगे ए से। नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनकी जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर हमारा परमाणु का भार हो जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु का भार कहलाती है। ठीक है, यहां से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या निकालेंगे, जो यहां से भार आएगा ना, परमाणु भार, इसकी जो हम इकाई लेते हैं वह ली जाती है एटॉमिक मास यूनिट में। किस में लिया जाता है इसको, परमाणु द्रव्यमान इकाई में। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि हमने द्रव्यमान जो लिखा था वो किलो में लिखा था, और यहाँ पे हम किस में लिखते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट में या परमाणु द्रव्यमान इकाई में इसे लिखा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर होंगे। जो इकाई इसकी होगी परमाणु द्रव्यमान इकाई होगी। तो ये हुआ हमारे पास परमाणु भार के विषय में। अब देखिए परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, तो इनके बीच में हम संबंध की बात करते हैं, तो इनके बीच में क्या संबंध आता है बेटा, इनके बीच का रिलेशन हम देखते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा कि परमाणु भार जो होता है ए किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी तत्व में उदासीन परमाणु के अंदर, उदासीन परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसके बराबर होता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो क्या मैं यहाँ पर प्रोटॉन के स्थान पर ये लिख सकता हूँ कि परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होना चाहिए था, तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर है। तो A बराबर n प्लस Z मेरे पास एक संबंध आ जाता है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, परमाणु का भार बराबर होगा किसके बेटा, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस परमाणु क्रमांक। तो ये इन दोनों चीजों के बीच में संबंध होता है कि परमाणु भार किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सी चीजें हुई किसके विषय में, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के
विषय में। अब हम यहाँ से फिर से हमारी विद्युत धारा प्रारंभ करने वाले हैं, जिसके विषय में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। ये तो हम लोग जान चुके हैं, कितने प्रकार की होती है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, ठीक है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभावों के विषय में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग कि विद्युत धारा जो होती है इसके हम पढ़ने वाले हैं प्रभाव के विषय में, कि कौन कौन से ये प्रभावों को उत्पन्न करती है, इनके विषय में हम लोग देखने वाले हैं, सारे प्रभावों के विषय में। तो सबसे पहला जो इसका प्रभाव होता है उस प्रभाव का क्या नाम है बेटा? सबसे पहला जो प्रभाव है विद्युत धारा का क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट, इसे हम क्या कह सकते हैं? हीटिंग इफेक्ट आप इसे कह सकते हो। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले, पढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि कोई भी पदार्थ, इस पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी पदार्थ अपने में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। जब यदि आपके पास एक कोई चालक तार है, जैसे ये एक चालक तार है, इसमें जब आप विद्युत धारा को प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि आप इसमें किसे बहा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गति कर रहा है, आवेश इसके अंदर गति कर रहा है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना प्रारंभ करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी? ऊर्जा होगी, तभी वह गति कर रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग इस चालक के द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट, ये क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रॉन को बहने में रुकावट उत्पन्न करेगा। रुकावट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ इसका प्रतिरोध होगा, जिसके कारण जो आवेश बह रहा है उसमें ये रुकावट उत्पन्न करेगा। और रुकावट के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो कुछ ऊर्जा होगी वह ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी? जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी, इस ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग यहाँ पे किस रूप में निकल जाएगा? ऊष्मा के रूप में बाहर वायुमंडल में चला जाएगा। इसी ऊष्मा के कारण हमारा जो चालक तार है वह क्या हो जाएगा बेटा? वह हो जाएगा गर्म, उसके तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो हमारा चालक गर्म होता है या उस चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण यहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब हम इस ऊष्मा का कहां पर उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए, इसके हमारे पास उपयोग भी है और कई जगह इससे हमें नुकसान भी होता है। जैसे यदि हमारी मोटर्स चल रही हैं या कोई मशीन चल रही है तो मशीन चलते चलते क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण उसकी जो दक्षता है, काम करने की जो कैपेसिटी है, वह थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन हम इसका उपयोग कहां पे कर पाते हैं? तो देखिए, विद्युत प्रेस आपने सभी ने देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन सभी के घरों में होती है, तो विद्युत प्रेस में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, विद्युत हीटर में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इनमें क्या करते हैं? विद्युत प्रेस और विद्युत हीटर में इस ऊष्मा का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? जैसे विद्युत प्रेस का उपयोग आप लोग कपड़ों को इस्त्री करने में, हीटर का उपयोग खाना को गर्म करने में या भोजन को पकाने में किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कहां पर उपयोग किया जाता है? तो आप देखे होंगे कि जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जो विद्युत बल्ब हमारे पास होता है उसके द्वारा भी हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सा लेंगे बेटा? फिलामेंट वाले लैंप है ना, इसमें आपका एलईडी, सीएफएल ये नहीं आएगा, इनसे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए अब हम दूसरा प्रभाव समझते हैं कि विद्युत धारा का जो दूसरा प्रभाव होता है वह दूसरा प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, दूसरा जो प्रभाव होगा, दूसरा प्रभाव होगा इसका चुंबकीय प्रभाव। अब हम चुंबकीय प्रभाव के विषय में देखते हैं कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि यदि आपके पास एक कोई चालक तार है और इस चालक में आप करंट प्रवाहित कर रहे हैं या विद्युत धारा को बहा रहे हैं, तो जब आवेश गति करता है, तो गति जब आवेश करेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करेंगे, आवेश जब यहाँ पे प्रवाहित होंगे, तो गतिशील जो आवेश होता है बेटा, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो गतिशील आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या बनाएगा? एक चुंबक के जैसा ये क्षेत्र को निर्मित करेगा। क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि यदि आपका आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश यदि कहीं पर रखा हुआ है तो स्थिर आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र होता है? विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और यदि आपका आवेश गतिशील आवेश है तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा? गतिशील है तो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबक का क्षेत्र बनाएगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, तो ये बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र को निर्मित करेगा। तो यहाँ पर आवेश किस कंडीशन में है? गति की कंडीशन में है, गति कर रहा है। और आवेश यदि गति कर रहा है तो ये किस क्षेत्र को निर्मित करेगा? चुंबक के जैसे क्षेत्र को यह निर्मित करेगा, जिसमें भी दो ध्रुव हमारे बनेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन यहाँ पर यदि हम धारा की दिशा पलटेंगे तो हमारे ध्रुव की दिशा भी पलट जाती है। यहाँ पर चुंबक तो कब तक रहेगा? चुंबक का क्षेत्र कब तक रहेगा? जब तक चालक में से धारा प्रवाहित होते रहेगी। तो इस प्रभाव का हम उपयोग कहां पर करते हैं? तो देखिए, इस प्रभाव का उपयोग हम करते हैं विद्युत चुंबक बनाने में। क्या बनाने में? विद्युत की चुंबक बनाने में। अब विद्युत चुंबक का उपयोग कहां किया जाता है? तो मोटर्स में, जनरेटर्स में, सभी जगह हम विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि विद्युत घंटी, जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बेल होती है, विद्युत घंटी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हुआ हमारा चुंबकीय प्रभाव के विषय में। तो हम विद्युत धारा के दो प्रभाव पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा हमने पढ़ा चुंबकीय प्रभाव। अब हम अगले प्रभाव की ओर चलते हैं, जिसे हम जानते हैं रासायनिक प्रभाव से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए अब हम थोड़ा सा रसायन की जानकारी लेते हैं। रासायनिक प्रभाव क्या होता है? ठीक है, तो देखिए बेटा, रसायन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं सभी लोग, अम्ल और क्षार। तो जब विद्युत धारा, जैसे हमारे पास कोई एक विलयन है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक विलयन है, इस पात्र में एक विलयन भरा हुआ है। ये विलयन किस चीज से बना हुआ है? ये विलयन बना हुआ है अम्ल से। अम्ल में सबसे चर्चित नाम कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? H2SO4। इसे किस नाम से जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो यदि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे हमने लिया, तो जब विद्युत धारा किसी अम्ल के विलयन में प्रवाहित की जाती है, यदि हम इसमें करंट को प्रवाहित करें दो इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, ठीक है, अब करंट को प्रवाहित करना है तो हमें दो कनेक्शन देना पड़ेगा। तो यदि हम इसमें दो इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो क्या होगा? जो अम्ल है, अम्ल किस में टूट जाएगा? अम्ल अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा। अम्ल किस में टूट जाएगा? अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा। अपने अवयवी आयनों में यह विभक्त हो जाएगा। जैसे यदि हम बात करें H2SO4 की, यदि हम बात करें तो H2SO4 किस तरीके से टूटेगा? ये दो धनात्मक आयन प्लस सल्फेट आयन SO4 डबल माइनस, इस प्रकार से ये दो अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कहां पर उपयोग किया जा सकता है? देखिए, H2SO4 दो चीजों से मिलकर बना था, ये दोनों भागों में अलग अलग विभक्त हो गया। तो इसका हम कहां पर उपयोग करते हैं रासायनिक प्रभाव का? तो रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है बेटा विद्युत लेपन में। किसमें करेंगे हम? विद्युत लेपन में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन का मतलब क्या होगा कि आप एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत आप चढ़ा रहे हैं, वो कहलाएगा आपका विद्युत लेपन। और दूसरा, हम इसका उपयोग कहां करेंगे? धातु निष्कर्षण के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे? धातु निष्कर्षण के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं, जैसे हम बात करें लोहे की या कॉपर की, तो ये जो धातुएं होती हैं ये पृथ्वी से निकाली जाती हैं। पृथ्वी से किस रूप में निकाली जाती हैं? ये अयस्कों के रूप में। अयस्कों के रूप में मतलब कि दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर ये बनी होती है, मिक्स होती हैं, सारे प्रकार के तत्व इसमें जुड़े होते हैं। जैसे यदि हम बात करें किसकी? एल्यूमिनियम की बात करें या कॉपर की बात करें, तो कॉपर हमें Cu2O के रूप में मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड के रूप में। एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट के रूप में मिलता है या एल्यूमिना के रूप में मिलता है। तो देखिए, ये कुछ ना कुछ दो या दो से ज्यादा तत्व इसमें जुड़े हुए हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें सिर्फ शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो। तो शुद्ध एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए हम यहां से क्या करते हैं? धातु को निष्कर्षित करते हैं। तो धातु को निष्कर्षित करने के लिए भी हम रासायनिक प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आपकी धातु है और जो उसके साथ अशुद्धियां जुड़ी हुई हैं, वे अपने अपने अवयवी आयनों में टूट जाएंगी और हम इन अवयवी आयनों को अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं। किसी एक इलेक्ट्रोड पर या किसी एक धनात्मक या ऋणात्मक प्लेट पर हम इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। तो इकट्ठा करने के बाद हमें शुद्ध धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा चौथा प्रभाव होगा उसके विषय में हम लोग देखते हैं। चलिए, चौथे प्रभाव के विषय में यदि हम देखें तो चौथा प्रभाव हमारे पास क्या होगा बेटा? किरण प्रभाव। चौथे को हम क्या कहते हैं? किरण प्रभाव।
जो आपके पास किरण प्रभाव होगा, इसमें हम क्या करेंगे या कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, जब अधिक वोल्टेज तथा अधिक फ्रीक्वेंसी तथा अधिक आवृत्ति की धारा किस में प्रवाहित करेंगे, हम एक ट्यूब में प्रवाहित करते हैं। एक जो हमारी ट्यूब होगी, उस ट्यूब को हम क्या कह सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नलिका में प्रवाहित की जाती है। तो यहां से कुछ किरणें उत्पन्न होती हैं, निर्वात नलिका में प्रवाहित की जाती है, तो यहां से हमारे पास कुछ किरणें उत्पन्न होती है। जो किरणें क्या कहलाती हैं, एक्सरे हम उन्हें कह सकते हैं। एक्सरे जाना माना नाम है, आप गए होंगे हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा कि हड्डियों का छायाचित्र लिया जाता है, हड्डियों का एक्सरे निकाला जाता है। तो उसकी उत्पत्ति कहां से की जाती है, जब ज्यादा वोल्टेज और अधिक आवृत्ति की धारा को निर्वात नलिका में प्रवाहित की जाती है, तो वहां से कुछ किरणें उत्पन्न होती हैं जो एक्सरे हमारी कहलाएंगी। निर्वात नलिका का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक कांच की नली है और इसके अंदर की जो वायु है, इसके अंदर की वायु को आपने बाहर निकाल दिया। जब आपने इसके अंदर वायु पूरी बाहर निकाल दी, तो अंदर क्या बचा बेटा, निर्वात, कोई भी पदार्थ अंदर उपस्थित नहीं है, ना गैस जितनी थी आपने सारी बाहर निकाल दी, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी निर्वात नलिका कहलाएगी। तो इस किरण प्रभाव का उपयोग हम कहाँ करते हैं, एक्सरे निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। आप हड्डियों का छायाचित्र लेना चाहें तो आप उसके लिए क्या करेंगे, किरण प्रभाव का उपयोग हम लोग करते हैं। एक और प्रभाव हमारा रह जाता है, इसके विषय में भी हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रभाव क्या होता है गैसों का, काफी उपयोगी प्रभाव है। लास्ट जो प्रभाव होता है उसे हम कहते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव इसे कहा जाता है। गैस आयनीकरण प्रभाव के विषय में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैसों का आयनीकरण क्या होता है। तो देखिए, जब किसी विसर्जन नलिका में या किसी ट्यूब के अंदर, विसर्जन नलिका का तात्पर्य जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हों, उनके बीच में जब आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जैसे यदि हम एक ट्यूब लेते हैं, ये हमारे पास एक नलिका है, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया, एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लगाया। इनके बीच में जब आप विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ अंदर जो भी गैसें यदि भरी होगी, जो भी गैस यहाँ पर अंदर भरी होगी, जैसे यहाँ पर गैस में हम क्या भरते हैं, तो यहाँ पर हम भरते हैं सोडियम की वाष्प भर सकते हैं या मरकरी की वाष्प हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। और इनके साथ में हम साथ में क्या कर देते हैं, कुछ अक्रिय गैसों को भी भर देते हैं, ठीक है। तो ये जब गैसें हमने यहाँ पर भरी हुई है, सोडियम की वाष्प या मरकरी की वाष्प, जैसे ही हम यहाँ पे धारा को प्रवाहित करते हैं, तो इन गैसों का क्या हो जाता है बेटा, इन गैसों का हो जाता है आयनीकरण। इन गैसों का आयनीकरण हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ये गैसें आयनित हो जाती है, धनायन और ऋणायन में टूट जाती है, आवेश इनके ऊपर उत्पन्न हो जाता है, और यही गैस के जो कण होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वह इस दीवार की सतह पे या इस ट्यूब की सतह पर जाकर टकराते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आयनीकरण हुआ तो इनके जो परमाणु हैं उनके पास क्या होगा, ऊर्जा आ जाएगी, और उस ऊर्जा को जब वह सतह से टकराएगी जाके या किसी दीवार से टकराएगी, तो वहां पर क्या होगा कि प्रकाश उत्पन्न होगा। उस इलेक्ट्रॉन की या उस परमाणु की जो ऊर्जा थी, वह प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो जाएगी। चलिए, अभी हमने सारे पांचों प्रभाव के विषय में हमने देख लिया। वन बाई वन एक बार फिर से हम इनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं, इनके विषय में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है जिसके विषय में हमने देखा, तो पहला प्रभाव क्या कहलाता है बेटा, ऊष्मीय प्रभाव हमारा कहलाएगा। दूसरा जो प्रभाव हमने देखा, दूसरा प्रभाव क्या है हमारे पास, चुंबकीय प्रभाव हमने देखा, ठीक है। सेकंड प्रभाव हमने क्या देखा, चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, वैद्युतिक प्रेस या इलेक्ट्रिक हीटर में। चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कहां पर किया जाता है, विद्युत घंटी में किया जाता है या पंखे में, मोटर में, जनरेटर में किया जाता है। तीसरा हमने जो प्रभाव पढ़ा, तीसरा हमने प्रभाव क्या देखा, रासायनिक प्रभाव देखा। हमने विद्युत धारा का क्या प्रभाव देखा, रासायनिक प्रभाव देखा, जिसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या विद्युत लेपन में किया जाता है, धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला जो हमने प्रभाव देखा, अगला
अगला प्रभाव हमने क्या देखा, किरण का प्रभाव देखा। किरण प्रभाव हमने इसका देखा, तो इसका हम कहां पर उपयोग करते हैं, एक्सरे में हम इसका उपयोग करते हैं। अगला जो प्रभाव हमने लास्ट जो एक विद्युत धारा का प्रभाव देखा है, उस प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं, गैस आयनीकरण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट हमारे पास क्या प्रभाव है इसका, गैस आयनीकरण प्रभाव हमने देखा हुआ है। ठीक है, ये सारे प्रभाव देखे हुए हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है इनके एप्लीकेशन से बनता है। यहां से दोनों चीजें आपको पूछी जा सकती हैं कि धातु का निष्कर्षण किस प्रभाव पर आधारित है, या विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण क्या क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं कहां पर किसका उपयोग किया जाता है। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस में करते हैं या विद्युत हीटर में किया जाता है। जहां पर भी ऊष्मा उत्पन्न होगी वहां पर हम इस प्रभाव का उपयोग करते हैं। और जो फिलामेंट वाले लैंप होंगे उसमें भी ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव का हम कहां पर उपयोग करते हैं, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। या विद्युत चुंबक का उपयोग कहां होता है बेटा, विद्युत घंटी में होता है, मोटर में होता है, जनित्र में किया जाता है। तो ये यहाँ पर उपयोग इसका होता है। तो आपसे दोनों चीजें पूछ सकता है, या तो वो चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण देके आपसे पूछेगा, या विद्युत घंटी में किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है वह पूछेगा। इसके बाद रासायनिक प्रभाव हमसे पूछा है, तो रासायनिक प्रभाव का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, विद्युत लेपन में। ठीक है, विद्युत लेपन या विद्युत रंजन में किया जाता है, धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में जो लास्ट हमारे पास अगला प्रभाव है, किरण प्रभाव है, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, एक्सरे वगैरह निकालने में, है ना, छायाचित्र निकालने में हड्डियों के। और गैस आयनीकरण प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उच्च तीव्रता वाले बल्बों में इसका उपयोग किया जाता है। जिनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा तेज होती है, उच्च तीव्रता वाले बल्बों में या लैंपों में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सोडियम वेपर लैंप ले सकते हैं आप, मरकरी वेपर लैंप ले सकते हैं। ये सारे लैंप गैस आयनीकरण प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पर है। अभी तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं, आई होप आपने उन्हें साथ ही साथ नोट कर लिया होगा। आपको क्लास कैसी लगी, आप लोग इसका सुझाव जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।